हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 की। और इससे पहले के सभी जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं वो चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। एक बेहतर रिवीजन और प्रैक्टिस सेट के साथ सारे ही जो मॉडल पेपर हैं वो यहाँ पे आपको चैनल पे प्लेलिस्ट प्रॉपर मिल जाएगी। वहाँ से जाके एक आप फास्ट रिवीजन, क्विक स्पीड में एक फास्ट रिवीजन कर सकते हैं अपने पेपर से पहले। सभी मॉडल टेस्ट पेपर आपको देख लेने हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं वहाँ पे जो डेफिनेटली आपके पेपर में यूज़फुल होंगे और यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में मॉडल टेस्ट पेपर 8 की बात करते हैं। और इस क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हिंडन नदी तट पर स्थित सिंधु स्थल जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। क्या पूछा है आपसे कि हिंडन नदी जो है उसके तट पर स्थित जो सिंधु स्थल है, मतलब वो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है। तो उस स्थल का आपको नाम बताना है। आलमगीरपुर, कोटदीजी, धौलावीरा या फिर लोथल। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो आलमगीरपुर है ये आपका हिंडन नदी के तट पर है। और हिंडन नदी की बात करें तो यमुना की सहायक नदी है। जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है उसमें यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी। और इसके बाएं तट पर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर जो है आपका ये स्थित है। बात करें तो सबसे पूर्वी स्थल है ये सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का। इसके अलावा इसकी जो खोज है वो किसने की थी या किसके नेतृत्व में की गई थी? यज्ञदत्त शर्मा, एक नाम आता है यज्ञदत्त शर्मा, याद रखिएगा, यज्ञदत्त शर्मा। और बात करें कब की गई थी तो 1958। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ से जो आलमगीरपुर है यहाँ से मृद भांड जो है वो मिले हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो बिल्कुल याद रखिएगा आलमगीरपुर। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है? तो याद रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश में ही है आलमगीरपुर। इसके अलावा एक अतरंजी खेड़ा नाम से आता है वो भी आपका यहीं जो है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 की तरफ। और प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे कि ऋग्वैदिक काल में शिल्पियों का प्रमुख कौन होता था? कर्मा, जिसको धातु कर्म करने वाला कहते थे, स्वर्णकार, कुंभकार या फिर तक्षा, जिसे हम क्या कहते थे? बढ़ई कहते थे। पूछा है कि ऋग्वैदिक काल में जो है शिल्पियों का प्रमुख कौन होता था? तो बिल्कुल जो शिल्पियों का प्रमुख होता था वो कौन होता था? बढ़ई, जिसे तक्षा भी कहा जाता था। और ऋग्वेद में धातु से जुड़े शिल्प का उल्लेख जो है वो लगभग ना के बराबर है। जो बढ़ई होता था वो, इसके अलावा कर्मा धातु, स्वर्णकार, ये सारे जो जुलाहे होते थे इन सब का उल्लेख मिलता है। लेकिन शिल्पियों का प्रमुख आपसे पूछा है तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि जो बढ़ई है वो शिल्पियों का प्रमुख होता था। रथ और गाड़ियों का निर्माण करता था। ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि जो आर्य लोग होते थे उनके जीवन में इसका रथ, गाड़ी, इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व होता था। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे तक्षा बढ़ई आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का सार तथा आरंभ स्तंभ क्या है? जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी जितनी शिक्षाएं हैं उसका सार और आरंभ स्तंभ क्या है? मतलब क्या पिलर है उनकी इन सारी शिक्षाओं का? मध्य मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, निर्वाण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही उत्तर की अगर आपकी यहाँ पे बात करें तो जो बौद्ध धर्म है उनकी सभी जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसका एकमात्र या फिर पूरा सार या फिर जो उसका आरंभ स्तंभ है वो क्या हो जाएगा? प्रतीत्य समुत्पाद जो है ये हो जाएगा। बात करें अगर कि है क्या ये प्रतीत्य समुत्पाद, तो इसमें दुख के क्या कारण हैं और दुख कैसे दूर होगा या दुख निरोध कैसे होगा, इन सब चीज़ों की चर्चा की गई है। तो बौद्ध की सभी शिक्षाओं का प्रतीत समुत्पाद जो है वो क्या है? आधार स्तंभ है। और अर्थ क्या होता है इसका, प्रतीत समुत्पाद का? तो ये आपको अगर पता होगा तो आप भूलेंगे नहीं ये शब्द। किसी भी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, इसका मतलब ये होता है। एक तरीके से कारण का सिद्धांत भी कहते हैं या इसे आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। बाकी 12 क्रम होते हैं इसमें प्रतीत समुत्पाद में, जैसे अविद्या, संस्कार, विज्ञान। तो इतना अभी आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो है मतलब ये काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने कई बार जो है आपके क्वेश्चन पेपर्स जो रहते हैं उसमें देखा भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 की तरफ। पूछा है कि अशोक का वह अभिलेख जो उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख करता है। आपने सुना होगा कि
अशोक के जो 99 भाई थे उसकी हत्या कर कर सिंहासन पर बैठना, ये सारी चीज़ें आपने सुनी भी होंगी। लेकिन पूछा गया है कि जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख उसका कौन सा अभिलेख करता है, तो बिल्कुल जो उसका 5वां अभिलेख है उसमें जो है इसका वर्णन है। और आपको पता है सुशीम नाम का इनका भाई था, और इसके अलावा तिश्यक भी इनका एक सबसे छोटा भाई था, सुसीम सबसे बड़ा भाई था। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका अभिलेख मिलता है 5वें अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त कर उनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, उसकी नीति को क्या कहा जाता है। जो समुद्रगुप्त था उसने उत्तर भारत के जो राजा थे उनको क्या किया, पराजित किया, और जो उनके राज्य थे उनको क्या किया, गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। तो उसकी इस नीति को क्या कहते हैं। ग्रहण, मोक्षा, अनुग्रह, अधीनस्थता, प्रसभो उद्धरण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो प्रसभो उद्धरण के नाम से ये नीति इनकी जानी जाती है, जिससे इन्होंने सारे उनके राज्यों को अपने में मिला लिया था, गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है राजपूत विदेशी सीथियन जाति की संतान थे, इस मत का प्रतिपादन किसने किया है। और ये एक स्टेटमेंट होता है जिसको कोई कहने वाला होता है, तो ये आपको एग्जैक्ट याद ही रखना होता है। राजपूत विदेशी सीथियन जाति के जो संतान थे, इस मत का प्रतिपादन किसने किया है। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नल जेम्स टॉड ने जो है वो इसका मत का प्रतिपादन किया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। मथुरा के फौजदार अब्दुल नबी, जो मथुरा के फौजदार थे अब्दुल नबी, इनके अत्याचारों के कारण मथुरा के जाटों ने क्या किया, 1669 में किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था। चूड़ामन, तिलपत, गोकुल या फिर राजाराम। अच्छे प्रकार के यहाँ पे प्रश्न हैं। जो आप क्वालिटी देख रहे हैं क्वेश्चन की, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, मॉडरेट भी है। इजी तो नहीं कहूँगी, बहुत इजी नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्ट मॉडरेट है। और पेपर ऐसे ही बनते हैं, कुछ पार्ट मॉडरेट रहता है, कुछ इजी और कुछ डिफ़िकल्ट रहता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट पार्ट में आते हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर कि किसके नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका, गोकुल, इनके नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, गोकुल, सही होगा। मथुरा के फौजदार अब्दुल नबी के अत्याचारों के कारण जो मथुरा के जाट थे, इन्होंने गोकुल के नेतृत्व में ये जो है विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। दादा भाई नौरोजी, शंकरन नायर, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताइए। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी जो हैं ये सर्वाधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इनके अलावा एक व्यक्ति और हैं, पंडित जवाहर लाल नेहरू, इनका नाम भी आता है। ये दोनों ही जो हैं, यदि ऑप्शन में इनका नाम दिया होता तो ये सही होता, इनका दिया है तो ये सही है। सपोज करिए कि अगर दोनों का दिया होता, दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू, तब आपका ऑप्शन क्या सही होता, उपर्युक्त दोनों। इस प्रकार से एक दिया है तो बिल्कुल दादा भाई नौरोजी उत्तर सही होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सबसे अधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है वो दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है, और ये दोनों ही जो हैं वो 3 बार इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्षता की है। इसके अलावा शंकरन नायर का नाम आपने सुना है, जलियांवाला हत्याकांड में कार्यकारिणी पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था, शंकरन नारायण ने, वहाँ पे उनका नाम सुनने को मिला था आपको। और गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में आप इन्हें जानते हैं। और दादा भाई नौरोजी जो है, इन्होंने धन निष्कासी का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा सर्वाधिक 3 बार दादा भाई नौरोजी जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से जो इम्पोर्टेंट अध्यक्ष हैं वो आपको एक बार यहाँ पे रिवाइज करा देते हैं। तो जो आपका, और ये गोपाल कृष्ण गोखले किस अध्यक्ष में रहे थे, 1905 का जो बनारस अधिवेशन था वहाँ पे, जहाँ पे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इनसे रिलेटेड ये चीज़ याद रखिएगा। जो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था, वहाँ पे आपके दादा भाई नौरोजी थे, और इन्होंने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में पहले भी आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करा दिया है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा 1907 का सूरत अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या हुआ, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ और कांग्रेस का विभाजन हुआ, गरम और नरम दल के रूप में।
इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरम दल और जिसको उदारवादी भी कहते हैं उसके कौन कौन से थे, तो गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और तैयब जी थे। और उग्रवादी एक को याद रखेंगे तो दूसरा बता देंगे। उग्रवादी याद रख लीजिए मेरे हिसाब से विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। ये 4 नाम आप अगर उग्रवादी या गरम दल के नेता में याद रखते हैं तो आप उदारवादी अपने आप कर ले जाएंगे। लखनऊ अधिवेशन 1916, अंबिका चरण मजूमदार, कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों एक और गरम दल नरम दल दोनों एक हो गए थे, ध्यान रखिएगा, पैचअप हो गया था दोनों में। और ये क्वेश्चन आपका जूनियर एडिट के लेवल पे पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी वर्ष 1904 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया? रास बिहारी बोस, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल या फिर विनायक दामोदर सावरकर। बताइए कि जो अभिनव भारत है द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी वर्ष 1904 में किसके द्वारा जो है वो किया गया? आपको पता है अभिनव भारत का ही अन्य नाम जो बाद में था वो मित्र मेला भी था। मित्र मेला के नाम से भी इसी को जानते हैं अभिनव भारत को। और विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर जो हैं वो इनकी संस्थापक कहे जाते हैं। इन्होंने ही इनकी संस्था की थी, मतलब स्थापना की थी अभिनव भारत की। तो बिल्कुल जो ये थे। और इसके अलावा एक नाम और, विनायक दामोदर सावरकर के अलावा एक नाम और भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है, वो क्या है? गणेश सावरकर। गणेश सावरकर, इन दोनों ने ही जो है वो अभिनव भारत की स्थापना। इसके अलावा जो है 1904 में अभिनव भारत के नाम से ये स्थापित किया गया था। मित्र मेला भी ये था, पहले मित्र मेला के नाम से जानते थे इसको, फिर बाद में अभिनव भारत के नाम से इसको जानने लगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी षड्यंत्र काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? पूछ रहे हैं गदर पार्टी, अनुशीलन समिति या फिर अभिनव भारत ग्रुप या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बताइए कि कौन सा क्रांतिकारी जो संगठन था वो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? सही उत्तर की बात करें तो बिल्कुल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है आपका यहाँ पे ये शामिल था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। और मतलब कहाँ पे की गई थी? तो स्थान था कानपुर। ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1924 में कानपुर में जो है इसकी स्थापना की गई थी। लाला हरदयाल की सलाह पर रामप्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। और बाद में इसी का नाम जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। उसकी स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी, जिसका वर्तमान में नाम बदल दिया गया है, अरुण जेटली कर दिया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने की थी। उद्देश्य था स्वाधीनता प्राप्त करना। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बात करें अगर काकोरी षड्यंत्र के बारे में भी, देखिए क्वेश्चन की बहुत अच्छे से डिटेलिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको एक क्वेश्चन से लगभग 20-25 क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। और अच्छे से डिटेलिंग जो है ये आपको सुननी भी है पूरी तरीके से। काकोरी षड्यंत्र क्या था? तो काकोरी कांड जो था, आपको पता है कि एक तरीके से जो आपका ट्रेन आ रही थी ना, सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली जो ट्रेन थी, उसके संबंध में ये जो कांड था काकोरी कांड, वो आप देखने को मिलते हैं। अच्छा, कब हुआ था ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में हुआ था। जो सहारनपुर से ट्रेन आ रही थी, मैंने बताया 8 डाउन ट्रेन नाम था उसका। तो उसमें बहुत सरकारी जो खजाना रहता था वो भरा था और उसको लूटा गया था। तो इसके कारण जो है वो HRA जो थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो लोग थे, इन्हीं के लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया था। जो इसके लोग थे इनको जिम्मेदार ठहराया गया था। और इसके संबंध में 4 लोगों को फांसी दी गई थी। और वो 4 लोग कौन से थे? प्रैक्टिस सेट में पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि रामप्रसाद बिस्मिल्ला को कहाँ फांसी दी गई थी। तो उनमें 4 लोगों में शामिल थे रामप्रसाद बिस्मिल्ला, जिन्हें गोरखपुर से फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां, जिन्हें फैजाबाद से फांसी दी गई, रोशन सिंह, जिन्हें नैनी इलाहाबाद से फांसी दी गई, और राजेंद्र लाहिड़ी एक नाम आता है, जिन्हें गोंडा से फांसी दी गई। तो ये इतनी चीज़ें क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड थी जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पूछ रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? बताइए कि सबसे पहले, आपको याद है बचपन में MBA किया इस ट्रिक से, तो देख सकते हैं कि सबसे पहले बांग्लादेश होगा, फिर चाइना होगा, फिर पाकिस्तान होगा और फिर
नेपाल होगा। तो ये आपको सही क्रम यहाँ पे मिल रहा है कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ये इनकी सीमाओं के विस्तार के हिसाब से कि किसकी सीमा जो है वो सर्वाधिक लगती है। तो बांग्लादेश की लगभग 4090 और 95 के आसपास जो है वो लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कह रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, भारत में मानसून से केवल पर्वतीय वर्षा होती है, पहाड़ों के पवनाभिमुख ढालों पर पवनाभिमुख ढालों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, या फिर उत्तर पूर्व भारत में मानसून की अनियमितता सबसे कम होती है। बताना है आपको कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। आपको कथन, सत्य कथन आपको यहाँ पे बताना है। बताइए। देखिए, भारत में मानसून से केवल पर्वतीय वर्षा होती है, ये बात तो पूरी तरीके से सही नहीं है। तो आपका यहाँ पे केवल जो तीसरा कथन है ये सही है कि उत्तर पूर्व भारत में मानसून की अनियमितता सबसे कम होती है। उत्तर पूर्व भारत में मानसून की जो अनियमितता है वो सबसे कम होती है, ये बात पूरी तरीके से ठीक है। इसके अलावा जो पहाड़ों के ढाल होते हैं उनसे जो वर्षा होती है वो भी होती है। यहाँ पे आपसे केवल सही वाला ऑप्शन पूछा है, तो सबसे अधिक नहीं होती है, हाँ, लेकिन जो है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। इसके अलावा मैंने आपको पूरा बता चुके हैं इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी, रिवीजन में भी, कि वर्षा किस किस प्रकार से होती है। बताया है मैंने आपको कि जब दक्षिण की तरफ से आता है तो कैसे वर्षा होती है। सबसे पहले केरल पे वर्षा होती है, केरल के मालाबार तट पे, और वही जब लौटता हुआ मानसून आता है ना उत्तर की तरफ से, तब वर्षा कैसे होती है, उत्तर पूर्व की तरफ से जब आता है तो वो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा करता है। और वहीं जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, मैंने बताया आपको, वो किस कारण से होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो ये चीज़ें भी बहुत बार पूछी गई हैं। मौसम और जलवायु और वर्षा से रिलेटेड ये चीज़ें क्वेश्चन आते हैं टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाले कौन से राज्य हैं। ये दो ऑप्शन आप ऐसे ही काट दीजिए, क्योंकि हमें पता है कर्नाटक जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सोने का उत्पादन करता है। कर्नाटक, कोलार क्षेत्र आप जानते हैं, हट्टी क्षेत्र जो है जिसे रायचूर जिला के नाम से जानते हैं आप, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इस क्रम में कर्नाटक सबसे पहले करता है, फिर आंध्र प्रदेश करता है। और आंध्र प्रदेश में चिमार गुंटा नाम से और रायगिरी जो है उसके जो प्रमुख ये क्षेत्र हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा आपका झारखंड में जो सिंह भूमि है, यहाँ से सर्वाधिक सोने का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और फिर झारखंड। इसके अलावा राजस्थान वगैरह में भी सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है, लेकिन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड, आपको यहाँ पे ये क्रम याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पूछा है एस्कर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। हिमोर निक्षेपित कटकनुमा जमाओं को एस्कर कहा जाता है। यह एस्कर का उपयोग नॉर्वे तथा इंग्लैंड में रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए केवल 2 या फिर ऑप्शन सी 1 व दोनों सही हैं। सत्य कथन आपको बताना है या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो बिल्कुल जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है कि हिमोर निक्षेपित जो कटकनुमा जमाव होता है इसी को एस्कर कहा जाता है। अन्य कथन जो है वो यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 15 की तरफ। और पूछा है कि सूची 1 में पर्वत दिए हैं और उनकी सबसे ऊंची चोटी आपको दी है और यहाँ पे आपको इनका मिलान करना है। सही, तो पहले मिलान कर लेते हैं और फिर कूट को देखते हैं। देखिए, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे पहले बात करें तो जो ड्रैकन्सबर्ग पर्वतमाला है इसका विस्तार कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका और वहीं का एक देश है लेसोथो नाम करके, वहाँ तक इसका विस्तार है। और जो इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो क्या है, थुबाना नेत्याना। ये इस प्रकार से। फिर बात करें रॉकीज पर्वत की, तो आपको पता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और जो पश्चिमी भाग है ना उत्तरी अमेरिका का, वहाँ पे है रॉकीज पर्वत। और विस्तार इसका पूछा भी जाता है, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको तक इसका जो है वो विस्तार है। और सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट मैकिनले, जिसे हम माउंट डेनाली के नाम से भी जानते हैं। माउंट मैकिनले और माउंट डेनाली एक ही चीज़ है। फिर है नेक्स्ट एटलस पर्वत का विस्तार की बात करें तो ये भी मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तक है इसका विस्तार। और सबसे ऊंची चोटी है इसकी माउंट टुबुकल। एटलस की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टुबुकल। और फिर बात करें यूराल पर्वत, जो आपको पता है कि किसके मध्य सीमा बनाता है, ये यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत यूराल पर्वत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट
नरोदनाया, याद रखिएगा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माउंट नरोदनाया ये इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। इस प्रकार से ए का फोर्थ आपको दो जगह मिल रहा है, तो दूसरा भी चेक कर लीजिए। बी का थर्ड, ए का फोर, बी का थर्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है एरोपोनिक्स के अंतर्गत कौन सी खेती होती है? सब्जियों का उत्पादन होता है, या फिर पौधों को हवा में उगाया जाता है, या फिर फलों का उत्पादन होता है, या फिर फूलों का उत्पादन होता है? यदि आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं भी पता हो कभी, तो भी आप एक तरीके से दिमाग लगाएं। तो देखिए लिखा है एरोपोनिक्स, मतलब AIR। अगर एयर वर्ड ही आ रहा है उसमें, तो बिल्कुल पौधों को हवा में उगाना संबंधी जो खेती है उसी को क्या बोलते हैं? एरोपोनिक्स बोलते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोपोनिक्स होता है वो क्या होता है? फल में पौधों की खेती को करना। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर बागवानी। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फूलों के उत्पादन से संबंधित। ओलेरीकल्चर होता है सब्जियों का उत्पादन, है ना। और फोमीकल्चर फलों का उत्पादन। विटीकल्चर अंगूर की खेती। ये सभी मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आपको। इसके अलावा वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन से कौन सा संबंधित है? पीसी कल्चर है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय कृषि क्षेत्र में वर्ष 21-22 के में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, और पूछा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है पिछले 2 वर्षों की तुलना में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 3.9% की जो है वो वृद्धि यहाँ पर हुई है आपका 21-22 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही है? बिल्कुल 6 अप्रैल 1948 को जो है वो स्वतंत्र भारत की जो पहली औद्योगिक नीति है इसकी घोषणा की गई थी। और तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्यिक मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके द्वारा ही की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 19 की तरफ। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैसे? कैसे आप गरीबी को परिभाषित करेंगे भारत में? लोगों के जीवन स्तर से, परिवार की आय से, परिवार के सदस्यों की संख्या से, या फिर कैलोरी की प्राप्ति से? बताइए। सही उत्तर की बात करें तो बिल्कुल आपने देखा भी होगा कितनी कैलोरी प्राप्त कर रहे हैं। इससे ही जो है भारत में गरीबी को परिभाषित किया जाता है कैलोरी के हिसाब से। तो यहाँ पर मतलब कितना खर्च हो रहा है और कितना उपभोग कर रहे हैं, ये विधि भी अपनाई जाती हैं गरीबी निर्धारण हेतु। तो यहाँ पर बिल्कुल, और कितनी कैलोरी होनी चाहिए, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह कैलोरी कितनी होनी चाहिए? जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए कितनी होनी चाहिए? ये लगभग 2400 किलो कैलोरी होनी चाहिए, 2400। और वहीं बात करें अगर शहरी क्षेत्र के लिए तो 2100, शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन की होनी चाहिए, क्योंकि गांव में आपने देखा भी होगा कि लोग अधिक कार्य करते हैं अपेक्षाकृत शहर के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 20 की तरफ, और पूछा है स्वनिधि से समृद्धि नामक कार्यक्रम या योजना किसने शुरू की है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय आवासीय एवं शहरी मंत्रालयों मामलों के मंत्रालय, या फिर विकास मंत्रालय? क्या है योजना स्वनिधि से समृद्धि? तो बिल्कुल केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं इनके द्वारा ये आपकी स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही हैं, 14 पूरे हैं टोटल, और 126 शहरों में इस चीज़ की शुरुआत की गई है। एक पीएम जो स्वनिधि योजना था ना, उसी के अंतर्गत ये एक कार्यक्रम है, उसी के अलावा का। और बात करें तो बिल्कुल केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये स्वनिधि से समृद्धि योजना शुरू की गई है। प्रश्न नंबर 21 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। अनुच्छेद 40 बहुत पूछा जाता है। ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में अनुच्छेद 40 आता है, ध्यान रखिएगा। और समान सिविल संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पंचायत से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आपको प्रीवियस सेट में कई बार कराया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 22 की तरफ। भारत के नागरिक के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 1 में, भाग 4 में, भाग 4 का में, या फिर भाग 2 में, या फिर भाग 4 में? बताइए। बिल्कुल जो आपका संविधान का भाग 4 का है,
भाग 4 का है। इसमें नागरिकों के लिए जो मूल कर्तव्य हैं इसकी व्यवस्था की गई है। और कौन सा अधिनियम है? तो 1976 का अधिनियम है। किसकी सिफारिश पे आया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आया था और 10 मूल कर्तव्य तब इसमें जोड़े गए थे। मूल कर्तव्यों की बात हो रही ना, और लिए कहाँ से गए? यूएसएसआर में, यानी कि रूस सोवियत संघ से लिए गए हैं। इसके अलावा जो 11वां आपका मूल कर्तव्य है ये कहाँ से लिया गया? ये मतलब कब जोड़ा गया? तो ये जो आपका 86वां संविधान संशोधन था 2002 में, वहाँ से इसको जोड़ा गया है 11वें मूल कर्तव्य को। और बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है मूल कर्तव्य का? 51 का। और ये जो आपका 11वां मूल कर्तव्य है ये क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य के संबंध विवादों के निस्तारण की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अधीन आती है? सलाहकार अधिकारिता, आरंभिक, अपीलीय या फिर संवैधानिक अधिकारिता? बिल्कुल, जो आरंभिक अधिकारिता है इसके अधीन केंद्र और राज्य के मध्य जो विवाद हैं उनके निस्तारण की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति जो है वो आती है। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किसे जिला स्तर पर, ध्यान रखिए यहाँ पर जिला स्तर पर पूछा है कि राज्य सरकार की आंख, कान और भुजा माना गया है। इसका मतलब क्या है आंख, कान और भुजा का? कि एकदम प्रमुख माना गया है। किसे माना गया है? तो बिल्कुल, जो आपके जिलाधीश होते हैं, यानी जिला स्तर पर जो राज्य सरकार की आंख, नाक, कान माना गया है वो किसको माना गया है? जिलाधीश को माना गया है। क्योंकि जो जिला कलेक्टर हैं या जिलाधीश हैं उन्हीं को ही जिले का प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है, डीएम। अगले प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपसे पूछा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो बिल्कुल, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 26 है कि यहाँ से साइंस के प्रश्न शुरू हो गए आपके। संयुक्त वसा का उदाहरण क्या है? वसीय अम्ल, घी, ग्लाइकोलिपिड या फिर तेल? तो वसा आपको पता है 3 प्रकार की होती हैं, सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न वसा। और संयुक्त वसा का उदाहरण पूछा है तो ये फर्दर 2 प्रकार की होती है, एक फास्फोलिपिड और दूसरा ग्लाइकोलिपिड। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ग्लाइकोलिपिड दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 27 की तरफ। अश्रु गैस कौन सी है? निम्नलिखित में से पूछ रहे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन, मिथाइल आइसोसाइनेट या कोई नहीं? तो अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन जो है ये आपकी जो है अश्रु गैस के नाम से जानी जाती है। और इसका प्रयोग आपको पता है कि जो अनियंत्रित भीड़ है उसको हटाने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा अश्रु गैस कौन सी है? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन। अगर ये आपकी आंखों में जाएगी तो इससे आंखें जलने लगेंगी, आंसू आंख से आने लगेंगे। तो इस प्रकार से जब भीड़ को हटाना होता है तब इस गैस को जो है वो छोड़ा जाता है, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन अश्रु गैस। अगला प्रश्न नंबर 28 है। अग्निरोधी कपड़े के निर्माण में प्रयुक्त क्या किया जाता है? मतलब कपड़ों पे आग ना लगे। तो आपको पता है मेलेनिन जो है वो एक अग्निरोधी होता है और दूसरे प्लास्टिक की अपेक्षा अच्छे से जो है ऊष्मा सहन कर लेता है, मतलब इतनी जल्दी आग नहीं लगती उसमें। बाकी इसका प्रयोग जो है वो अग्निरोधी कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि अगर आप चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे विटामिन की वीडियो मिल जाएगी, विटामिन की जो है वो वीडियो मिल जाएगी। उसको अगर आप एक बार उस वीडियो को देखते हैं, लगभग आधे घंटे से 1 घंटे की वो वीडियो होगी, और कंप्लीट विटामिन, ये मेरा आपसे 100% गारंटी है कि उस विटामिन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा और वहाँ पे कोई भी प्रश्न छूटा नहीं है उससे रिलेटेड। उसको आप जा करके एक बार विटामिन को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग पूछा है। पर्शीनिया, जीरोफेथलेमिया, एनीमिया, कैलोसिया। वहाँ पे मैंने हर एक चीज़ जो है बताई है, उसका रासायनिक नाम, सोर्स, उससे होने वाले रोग और हर एक चीज़ वहाँ पे कुछ भी आपका इससे रिलेटेड नहीं छूटा है। बताइए विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ए की कमी से जो है जीरोफ्लेथेमिया जिसे कहते हैं, ये रोग आपका विटामिन ए की कमी से होता है। और
जो है इससे होता क्या है कि एक तरीके से जो आपने वो सुना होगा ना, रतौंधी जिसे कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, वही है, उसी का ये अन्य नाम है, बताया है मैंने वहाँ पे भी। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से होने वाला ये रोग है। इसके अलावा ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल जो है वो ए का रासायनिक नाम है। और जो विटामिन ए है इसका संश्लेषण बीटा कैरोटीनॉइड नामक वर्णक से होता है। ये चीज़ भी आपको इसके अतिरिक्त ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से द्रव धातु कौन सी है? मतलब जो लिक्विड है वो धातु कौन सी है? ब्रोमीन, हीलियम, मरकरी या फिर सोडियम? बिल्कुल, मरकरी जो है वो एक द्रव धातु है। मरकरी के अन्य नाम क्या है? पारा भी आप कहते हैं उसको, मरकरी को, और क्विक सिल्वर के नाम से भी आप इसे जानते हैं। प्रयोग कहाँ होता है? तो थर्मामीटर और जो वो होता है ना वायुदाब मापी, बैरोमीटर जिसे आप कहते हैं, उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। एक अन्य क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि कमरे के सामान्य ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तब भी जो है आपका उत्तर क्या होगा? मरकरी इज द राइट आंसर। हिंदी के प्रश्न स्टार्ट है। निष्ठा शब्द का सही संधि विच्छेद यहाँ पे आपको बताना है। तो आप निष्ठा का संधि विच्छेद करेंगे जब, तो नि धन स्था, इस प्रकार से आपका संधि विच्छेद होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्यंजन जो है वो संधि है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि अभिहित का उचित विलोम बताइए। अभिहित का उचित विलोम क्या होगा? अनभिहित, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। अनभिहित जो है वो अभिहित का प्रयोग होगा। आपको पता है अन लगा के ही हम अपोजिट ज्यादातर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मायने शब्द किसका पर्यायवाची है? तनिक, तत्पर, तात्पर्य या फिर तालमेल? आपको पता है, कहते हैं ना मेरे कहने, मायने जब आप यूज करते हैं बीच में, मायने ये मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, या मेरे कहने का अर्थ ये है, आशय ये है, अभिप्राय ये है, तो ये सब इसी के पर्यायवाची हैं। तात्पर्य जो है आपका यहाँ पे सही होगा। तनिक का मतलब क्या होता है? जरा सा, थोड़ा सा। तत्पर का मतलब एकदम जब आप तैयार हो किसी काम के लिए। तालमेल का मतलब एक प्रकार से सामंजस्य की जो है या तारतम्य जो है, इस प्रकार की उपस्थिति जो होनी तालमेल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, अहेतुक शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? अहेतुक, नया सा क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, तो बिल्कुल बताते चलिए। अहेतुक शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जिसमें किसी का कोई हेतु कारण ना हो। हेतु का मतलब समझिए क्या मतलब? कारण, और पहले लगा है अ, तो जिसमें किसी का कोई कारण ना हो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रकार से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 35 की तरफ। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अपराध किया गया, स्वदेश जो है वो जाया गया, स्थापना की गई, अध्याय पढ़ा गया। तो आपका स्थापना आपको दिख रहा है यहाँ पे कि स्थापना की गई, स्थापना जो है वो स्त्रीलिंग है। इसके अलावा अन्य सभी पुल्लिंग है। 36 से 40 तक के लेते हैं ग्रामर के क्वेश्चन, गद्यांश से रिलेटेड है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि आदिम मनुष्य ने अपने आकर्षण और विकर्षण की वस्तुओं के संबंध में क्रियात्मक अभिव्यक्ति के साथ कुछ शाब्दिक अभिव्यक्ति भी की होगी। रेखांकित शब्द का उपर्युक्त अर्थ कौन सा है? बताना है आपको कि आकर्षण का जो है वो उपर्युक्त अर्थ क्या है। आकर्षण का मतलब सुंदर, खिंचाव, खींचने वाला या फिर मनोहर। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, खिंचाव भी लग रहा है आपको, खींचने वाला भी लग रहा है आपको, और मनोहर भी लग रहा है आपको, बताइए। तो बिल्कुल जो आकर्षण होता है वही खिंचाव होता है, उससे खींचने वाला नहीं होगा। तो आकर्षण का मतलब क्या होगा? खिंचाव या खींचना, खींचने वाला नहीं, खींचना। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ। षष्ठी शब्द का वचन है। षष्ठी शब्द कैसा वचन है पूछ रहे हैं? एक वचन है, बहुवचन है या फिर दोनों हैं? तो षष्ठी शब्द जो है वो आपका एक वचन है, बहुवचन नहीं है, एक वचन है और स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी ध्यान रखिएगा। अर्थ क्या है सृष्टि का? जगत, संसार। क्वेश्चन नंबर 38 है, भाषा की उत्पत्ति भी आत्म अभिव्यक्ति के रूप में हुई है। उपर्युक्त वाक्य में काल कौन सा है? में हुई होगी। तो सबसे पहले हुई होगी पकड़ना है आपको, और रूप में हुई होगी। बताइए, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल तो है ही, तो ये तो पता चल रहा है कि पास्ट की बात है, लेकिन हुई होगी मतलब कंफर्म नहीं है, संशय है। तो ऑप्शन नंबर डी संदिग्ध भूतकाल होगा। ये बहुत आसानी से मैंने आपको सभी प्रैक्टिस सेट में इसको पहचानना बताया है। आई होप कि अब आप इसको अच्छे से पहचान भी लेते होंगे। क्वेश्चन नंबर 39, उसी के द्वारा मनुष्य समाज में सहकारिता उत्पन्न होती है। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसी के द्वारा। हिंदी गद्यांश से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, एक चीज़ नोटिस करेंगे आप
कि वो उस गद्यांश से रिलेटेड नहीं आते हैं। वो सभी क्वेश्चन कैसे आते हैं, ग्रामर बेस्ड होते हैं। इंग्लिश में जो है आपसे 5 में से 3 क्वेश्चन जो है उसी पैसेज से रिलेटेड पूछता है और 2 ग्रामर के पूछता है, लेकिन हिंदी में वो दोनों पैसेजेस के क्वेश्चन जो है वो उसी मतलब पूरा ग्रामर बेस्ड ही होते हैं। तो पूछा है उसी के द्वारा मनुष्य समाज में सहकारिता उत्पन्न होती है। इस वाक्य को अपूर्ण भूतकाल में बदलने पर कौन सा वाक्य बनेगा। क्या होता है अपूर्ण भूतकाल, जिसमें क्रिया के व्यापार की समाप्ति की अपूर्णता प्रकट हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब भूतकाल में कोई काम पूरी तरीके से पूर्ण ना हुआ हो। तो बताइए, हुई है, होगी, या फिर कोई नहीं, तो हो रही थी। इस प्रकार से यही अपूर्ण दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 40वां है कि लेखक व कवि के भाव और विचार सामाजिक होते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। ये तो क्वेश्चन एग्जाम फेवरेट है, हर एक क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। कवि का स्त्रीलिंग बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, कवयित्री जो है वो होता है इसका स्त्रीलिंग शब्द। अब यहाँ पे 41 से 45 तक आपका गद्यांश से रिलेटेड अगले पैसेज का क्वेश्चन है। सर्वतोमुखी शब्द में कौन सी संधि है बताइए। सर्वतोमुखी में कौन सी संधि है। देखिए, अगर इसका विग्रह करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, सर्वतः धन मुखी। इस प्रकार से करेंगे तो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये विसर्ग संधि जो है। अगला क्या है, शिक्षा तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। शिक्षा का तद्भव रूप क्या होगा। शिक्षा का तद्भव रूप क्या होता है, तो सीख जो है वो शिक्षा का तद्भव रूप होता है। इसके अलावा बिल्कुल यही 4 ऑप्शन दिए थे, तो सीख जो है वो इसका तद्भव रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43, शिक्षा से मनुष्य की मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। बौद्धिक जो है उसका मूल शब्द, मतलब किस मूल शब्द से बौद्धिक कोई ना कोई प्रत्यय लगा है, इसमें एक प्रत्यय लगा है, तो मूल शब्द आपसे पूछ रहा है कि मूल शब्द क्या होगा। मूल शब्द में ही प्रत्यय लगाकर जो है वो बनते हैं शब्द, तो मूल शब्द इसका क्या हो जाएगा, बुद्ध जो है वो इसका मूल शब्द हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ना बौद्ध होगा, ना बुद्ध होगा, ना बद्ध होगा, क्या होगा, बुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे, अंधकार का पर्यायवाची बताइए। तिमिर, ध्वांत, तमस या फिर तिरोहित। तो बताइए अंधकार का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है, नहीं है अंधकार का पर्याय। तिमिर होता है, ध्वांत होता है और तमस भी होता है, लेकिन जो आपका तिरोहित है ये इसका पर्यायवाची नहीं होता है। तिरोहित का मतलब होता है क्या, गायब हो जाना, अंतर्ध्यान हो जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। विलोमार्थक की दृष्टि से कौन सा गलत है, असंगत है। विकास, हास, उदय, अस्त तो सही है। दिव्य, अदिव्य या फिर बंधन, मुक्ति। बंधन, मुक्ति भी सही है। इन दो में से आपको सेलेक्ट करना है कि ए होगा या फिर सी होगा 45 में। अच्छा, बंधन का मुक्त कहाँ होगा। बंधन का मुक्त नहीं होता है, विलोम पूछा है ना आपसे यहाँ पे, तो जो बंधन होगा इसका क्या होगा, मुक्ति या मोक्ष, इसका उल्टा होगा। जो बंधा हुआ है और उसको मुक्ति मिल जाए या मोक्ष मिल जाए। आपसे पूछा था असंगत, यहाँ मुक्त लिखा है इसलिए गलत है, तभी मैंने सही कर दिया, लेकिन यहाँ मुक्ति होना चाहिए तब ये सही होगा। ऑप्शन नंबर डी ही सही, मतलब गलत है ना, तो यहाँ पे मुक्त की जगह अगर मुक्ति लिखा होता तब सही हो जाता। देखिए छोटी छोटी एकदम मात्रा की जो है मिस्टेक कर रखी है, और इसमें तो बिल्कुल आप 1 नंबर खो के चले आएंगे। इसलिए ध्यान से आपको देखना है कि बंधन का मुक्त नहीं, बंधन का मुक्ति होता है। इंग्लिश स्टार्ट है, 46 to 48 क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, और पैसेज को रीड नहीं करेंगे। पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं करने हैं, सीधे बढ़ेंगे हम अपने ग्रामर के क्वेश्चन की तरफ। और ग्रामर का क्वेश्चन आ चुका है, देखिए क्या पूछा है। डायरेक्शन आपको दिया हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द प्रॉपर यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। द पीस ऑफ आर्ट ऑफ राजस्थान इज सुपीरियर डैश दैट वन। डीएलएड के लेवल पे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और कई लेवल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जिनमें प्रॉपर जो कंपैरिजन ऑफ डिग्री होती है वो वहाँ पे ना लग के चेंज हो जाता है, वहाँ पे प्रेपोजिशन यूज़ होता है, शायद इसीलिए आपसे यहाँ पे पूछा भी गया है। बताइए, तो बिल्कुल जो कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जैसे आपका सुपीरियर, इन्फीरियर,
प्रेफरेबल, प्रेफर, सीनियर, जूनियर, इस तरीके से एल्डर, ये सब फॉलोड होते हैं टू से, ना कि देन से। तो यहाँ पे जिसको नहीं पता होगा वो देन लगा के आ जाएगा, लेकिन अगर आपको पता है, आपने वीडियो देख रखी है, रिवीजन किया हुआ है, तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे। टू यहाँ पे सही आंसर होगा। दोस्तों इसी के साथ सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा। आपके लाइक्स जो हैं उनके से एक मोटिवेशन आता है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो इसको कंटिन्यू रखा जाए। यदि आपके लाइक्स नहीं होते हैं, कमेंट्स नहीं होते हैं, तो चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं कि आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट और चाहिए, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। इन चीज़ों से पता चलता है कि हम कंटिन्यू रखें। आगे आने वाले सुपर डेट की परीक्षा के लिए भी लगातार प्रैक्टिस सेट और क्लासेस ली जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आफ्टर वी हैड चेंज द पंचर टायर वी डैश कंटिन्यू अवर जर्नी। तो बताइए क्या होगा, कैन, मे, कुड या फिर माइट। तो क्या है, वी हैड, यहाँ पे देखिए इस चीज़ से पता लगा लीजिए कि पास्ट की बात हो रही है, हैड है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, वी कैन कंटिन्यू अवर जर्नी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, वी कुड कंटिन्यू अवर जर्नी, क्योंकि कुड जो है वो पास्ट में प्रयोग होता है और सेंटेंस हमारा पास्ट का है, इसलिए कैन की बजाय कुड लगेगा। सी, कुड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर जो है ये राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। बहुत मशहूर थे मेजर ध्यानचंद्र, हॉकी के खिलाड़ी थे और द विजार्ड से ये मशहूर थे। अगर कभी पूछ लिया जाए द विजार्ड किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा इन्हीं को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि शिरुई लिली महोत्सव। अब इस तरीके से बहुत सारे जो फेस्टिवल है वो पूछे जाते हैं नए नए। पूछा है शिरुई लिली महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो जो शिरुई लिली महोत्सव है मणिपुर में आयोजित होता है। मणिपुर का ये राजकीय पुष्प भी है और वैज्ञानिक नाम इसका लीलियम मैकलिनिया होता है। तो बस इतना ही जानना है आपको। क्वेश्चन नंबर 53 है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष हुआ। तो 2006 में जो है इसका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का गठन हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 54 की तरफ। भारत की पहली महिला डॉक्टर बताइए कौन है। तो आनंदीबाई जोशी जो है वो पहली महिला डॉक्टर हैं और जो आपका वो बनाते हैं ना, इनका मतलब इनके तो नहीं, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, ये जरूर आप ध्यान रख सकते हैं। इनके बारे में इतना ही आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 है, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में है। बताइए गोल गुंबज भारत के किस राज्य में है। पता है आप लोगों को कि कर्नाटक के बीजापुर राज्य में गोल गुंबज जो है स्थित है। आदिल शाह का मकबरा है वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओपेक का मुख्यालय पूछा है, क्या है फुल फॉर्म, सबसे पहले ये बताइए। OPEC, ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसका ओपेक का फुल फॉर्म है। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा बात करें तो 13 सदस्य देश हैं। अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, है ना, गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, इस प्रकार से 13 जो हैं वो कंट्रीज आती हैं ओपेक के मुख्यालय में। आपको मेन क्या ध्यान रखना है कि 19 और 20 की चीज़ ध्यान रखिएगा। जो इनकी सदस्यता थी वो कतर ने और इक्वाडोर ने। कतर ने 2019 में इसकी सदस्यता त्याग दी थी और जो इक्वाडोर था उसने 2020 में। तो ये दो लेटेस्ट जो हैं कंट्री, उनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि हाल फिलहाल की चीज़ें ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। अगला प्रश्न है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है। बताइए दाम्बुला जो है उसका स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है। अमृतसर, श्रीलंका, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया। तो बिल्कुल दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है वो श्रीलंका में है और ये एक जो है वो बौद्ध मंदिर है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1991 में शामिल भी किया जा चुका है इसे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। द लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध हैं और 12 मई को इनका जन्म हुआ था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो 12 मई को इन्हीं के उसमें मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखक कौन है। 5 स्टार लगाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेखिका भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब भी है। कारण इस किताब के इतने इंपॉर्टेंट होने का इसलिए है क्योंकि 1997 में बुकर पुरस्कार जो है वो इन्हें दिया गया था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुंधति रॉय की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग।
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी इनका सहयोगी भूमिका इन्होंने की थी मेधा पाटकर के साथ। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 60 की तरफ। राष्ट्रीय सृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ पे है? तो याद रखना है उत्तराखंड के देहरादून में जो है ये है। क्वेश्चन नंबर 61 और यहाँ से शुरू हो चुके हैं आपके प्रश्न किसके? रीजनिंग के। बिल्कुल, तो क्या करना है देख लीजिए। जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इसका इनमें से किस ऑप्शन से है ये आपको बताना है। ए की प्लेस वैल्यू की बात करें तो क्या होती है? ए की प्लेस वैल्यू बताइए, 1 होती है। फिर एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 24 होती है। और फिर जो है आपकी ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो 5 होती है। 24 और 5 और 1 मिलाएंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा, और ये 30 आ रहा है। इसी प्रकार से पे की प्लेस वैल्यू रख लीजिए, पी की, ए की और किसकी? वाई की। पी की होती है 16, ए की होती है 1 और वाई की क्या होती है? 25। तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका 42 जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 62 की तरफ। क्या पूछा है कि एक घड़ी में 4:20 हुआ है तो मिनट और घंटे की सुई के बीच कितना कोण बनेगा? ये तो हर प्रैक्टिस सेट में ऐसे कोण वाले, संपाती कोण वाले बहुत क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो इसी में से एक क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा अपने पेपर में और आप इजीली कर भी ले जाएंगे। पूछा है 4:20 हुआ है एक घड़ी में, तो बताना आपको क्या है कि मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसके लिए आपको फॉर्मूला मैं बता भी चुकी हूँ कि आप क्या करते हैं। तो आप क्या करेंगे? 60 इंटू कितना घंटा है? 4 घंटा है, और माइनस करेंगे कितने से? 11 गुणे 20 मतलब मिनट से। 11 गुणे 20 मतलब मिनट से, और किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो कर लीजिए इसको। जब आप इसको करेंगे तो आपका कितना आएगा? 10 डिग्री आएगा। यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 240, और यहाँ 220 हो जाएगा। नीचे 2 लिख लीजिए, करके आपको बता देते हैं। 240 में से 220 जाएगा तो 20 आएगा, और बट्टे में 2 है तो 2 से जब 20 को कटेगा तो कितना आएगा? 10 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका फॉर्मूला ये बस ध्यान रखिएगा कि 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट डिवाइडेड बाई 2 का कोई भी प्रश्न हो आपका, इससे आपका सॉल्व हो जाएगा यदि आपसे घंटे और सुई के बीच का कोण पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और तर्क के बीच में है। यहाँ पे आपको क्या है? नीचे एक कथन तथा उसके बाद तर्क, एक तर्क, 2 दिए गए हैं। आपको ये तय करना है कि कौन सा तर्क ठोस है और कौन सा तर्क कमजोर है। कथन आपका ये है कि क्या हमें भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त कर देनी चाहिए? अब इसके क्रम में 2 आपसे यहाँ पे दिए हुए हैं प्रश्न कि हाँ, संरक्षणवाद अब समाप्त हो गया है, अब हर एक को अपने आप ही अपनी रोटी कमानी होगी। फिर दूसरा है हाँ, भ्रष्टाचार के कारण गरीबों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है, तो इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त कर देनी चाहिए। आपको यहाँ पे कभी भी एक चीज़ ये बता दें आपको, जब कथन और निष्कर्ष दिया हो कभी भी एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा। अगर आपने इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाया तो आप बिल्कुल गलत करके आएंगे, क्योंकि आपको बस जितना कथन में बताया है आपको उतना ही ध्यान रखना है। जितना आपको जो है वो कथन में बताया है आपको केवल उतना ही ध्यान रखना है। तो क्या पूछा है आपसे कि आपको कथन में केवल इतना बताया है कि क्या हमें भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त कर देनी चाहिए। तो क्या कथन एक प्रबल है? नहीं है, और 2 भी प्रबल नहीं है, मतलब दोनों ही तर्क जो है यहाँ पे एक तरीके से प्रबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। ना तो तर्क 1 प्रबल है ना तो 2। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा गरीबों को अनाज मिलता है, इससे भ्रष्टाचार होता है, परंतु भ्रष्टाचार रोकने के कई अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। तो ये जो है दोनों ही कथन अपने आप में, तर्क जो है यहाँ पे प्रबल नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक कार उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलकर पहले बाएं मुड़कर 8 मीटर चली तथा पुनः बाएं मुड़कर 4 मीटर चली। आखिर में वह बाएं मुड़कर 16 मीटर चली, तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी बताइए। अगर इसको आप चाहें तो डायग्राम बना के कर सकते हैं कि पहले आप चला लीजिए इसको 10 मीटर इस प्रकार से, तो आप ये इसको डायग्राम बना के भी
कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक नया तरीका बता रही हूँ इसको करने का। बहुत ही आसान सी ट्रिक है इसको करने की, ध्यान दीजिए। पहले ऑप्शन नहीं देखते हैं, पहले इसको क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए क्या कह रहा है कि एक कार उत्तर दिशा में 10 मीटर चली। देखिए आपको ये डायरेक्शन पता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो आपको इस क्रम में, मतलब इस क्रम में लिख लेना है इसको। तो क्या लिख लेंगे, NESW लिख लेंगे, है ना। तो लिख लीजिए, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से NESW लिख लिया। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ का संबंध हमेशा साउथ से होगा और ईस्ट का संबंध हमेशा वेस्ट से होगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि नॉर्थ का संबंध हमेशा साउथ से होगा और ईस्ट का संबंध हमेशा किससे होगा, वेस्ट से होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब पढ़िए क्वेश्चन को कि एक कार उत्तर दिशा में 10 मीटर चली। उत्तर दिशा में 10 मीटर चली तो यानी नॉर्थ उत्तर है ना, 10 मीटर चला लीजिए। फिर बाएं मुड़कर 8 मीटर चली। अब इसका बायां कहाँ होगा, ये इसका दायां है और ये इसका बायां है, तो इसके बायां तो कुछ है नहीं, तो सीधे यहाँ वेस्ट में पहुंचेंगे। किस में पहुंच जाएंगे, वेस्ट में पहुंच जाएंगे। कितना चली कह रहा है, 8 मीटर चली। फिर पुनः बाएं मुड़कर 4 मीटर चलिए। अब ये अगर अपने बाएं चलेगा तो इसका बायां इस तरफ होगा, तो कितना चली, 4 चली, ठीक। और फिर कितना चली, आखिर में वह अपने बाएं मुड़कर 16 मीटर चली और फिर ये अपने बाएं मुड़कर कितना चली, 16 किलोमीटर चली। अब देख लीजिए कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की सीधी दूरी आपको ज्ञात करनी है। हमने बताया आपको क्या कि क्या चीज़ें कटेंगी, नॉर्थ और साउथ से निकालें, जो बड़ा होगा वो रह जाएगा। जैसे साउथ का ये है आपका 4 और नॉर्थ का है 10, 10 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 6। तो इसको काट लीजिए इस प्रकार से, 6 बचेगा और 6 किसका बच रहा है, जो बड़ा होता है उसी का तो लिखा जाता है हमेशा वैल्यू। तो नॉर्थ बड़ा है इसलिए नॉर्थ लिख दीजिए। अब ईस्ट और वेस्ट में से काट लीजिए, 8 ये कटेगा तो 8 बचेगा, और किसका 8 बचेगा ये बताइए। अच्छा यहाँ पे बड़ा कौन सा है, ईस्ट बड़ा है, तो ये ईस्ट। इसमें आपको देखिए डायरेक्शन भी मिल जाती है, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा। और ये प्रारंभिक से अंतिम स्थान जब पूछा है तो आपकी यहाँ डायरेक्शन हो गई नॉर्थ ईस्ट, अपने आप मिल गया। और 8 और 6 जब इस क्रम में आपका आता है दो अलग अलग दूरियां, तब कैसे करते हैं इसको, आप फिर वही कर लेंगे अंडर रूट में। 6 का कितना हो जाएगा, 36, 8 का कितना हो जाएगा, 64, 8 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 64, और 36 और 64 को जब आप जोड़ देंगे तब आपका जो है वो 100 आ जाएगा। अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 100। अंडर रूट में कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, अंडर रूट में आ जाएगा आपका 100 और बाहर निकाल के आएगा तो 10 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर यदि आपको इस प्रकार से नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप दोबारा से इसको देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और ये बात समझ लीजिए कि अगर एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, डायग्राम तो बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा। ईजी है, लेकिन क्योंकि नई चीज़ है तो सीखने में टाइम लगता है, तो 1 से 2 बार इसको सीख लीजिएगा तब इसको जो है वो बनाइएगा। अदरवाइज आप डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि 6 से 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। क्या पूछा है कि घड़ी की सुइयां किस समय एक साथ होंगी, क्वेश्चन नंबर 65 में ये पूछा है। तो आपको पता है कि जब घड़ी की सुइयां एक साथ होती हैं तब क्या बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है, यानी ओवरलैपिंग कंडीशन होती है और 0 डिग्री का कोण बनता है। फॉर्मूला सीधे रख दीजिए इसमें आप, फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 60/11 और जितने बजे का पूछा है, जितने स्टार्टिंग वाला जो टाइम है उसको रख लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा आपका 60 × 6 360 और बट्टे में 11। जब इसको आप भाग देंगे 360 को 11 से तो देख लीजिए आपका 32 सही 8/11 आएगा। और ये जो संख्या आएगी वो किस में आएगी, मिनट में आएगी। तो कितना होगा, 6:32 सही 8/11। इसको भाग दे लीजिए, देखिए 11 से 3 बार में जाएगा, 11 से जब 3 बार में जाएगा तो आपका 3 बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो फिर 2 बार में जाएगा, इस तरीके से 8 फिर बच जाएगा। तो 32 सही 8/11 मिनट आ जाएंगे और 6 बजकर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। केवल इतना ध्यान रखना है, फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखना है कि 60/11 का मेन रोल है इसमें और पहले वाले समय से गुणा करना है। यहाँ से शुरू है करंट अफेयर के क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अभिनेत्री वुइटन ब्रांड की पहली भारतीय एम्बेसडर बन गई है। आलिया भट्ट, रश्मि मंदाना,
दीपिका पादुकोण या फिर सारा अली खान, तो बिल्कुल दीपिका पादुकोण का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 11 मई को जो है ये मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण जो है वो इसकी थीम है इस वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 93 है कि 8 मई 2022 को किसने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर ज्वेरेव या फिर कार्लोस अल्कराज? तो बिल्कुल कार्लोस अल्कराज जो है इन्होंने जीता है आपका मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 पुरुष का सिंगल खिताब। 94 प्रश्न है, 11 मई 2022 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहां पर पहले खादी उत्कृष्टता उद्यान का उद्घाटन किया है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल नई दिल्ली में जो है वो किया है। 95 क्वेश्चन है कि 12 मई 2022 को किसे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया? अशोक कुमार, सुशील चंद्रा, राजीव कुमार या फिर मनोज जोशी? आपको पता है राजीव कुमार किसकी जगह ली है इन्होंने, सुशील चंद्रा के स्थान पर अब राजीव कुमार आए हैं। और अगर बात करें इनकी तो ये जो है राजीव कुमार ये 25वें क्रम के हैं। यहाँ पे पहले इसको इरेज कर देते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। राजीव कुमार कितने नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार रामनाथ कोविंद ने नियुक्त किया है। तो मतलब कौन नियुक्त करता है? बिल्कुल राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और 15 मई 2022 से इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है। 6 साल का इनका कार्यकाल होता है और 65 वर्ष की आयु के लिए होता है, जो भी चीज़ पहले एक हो जाए। और पहले अगर चीफ कमिश्नर की बात करें, कौन थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो वो थे सुकुमार सेन। इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। जो चुनाव से रिलेटेड आपका भाग है वो है भाग 15। और आर्टिकल की बात करें तो 324 से लेकर 329 चुनाव से संबंधित आर्टिकल है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के समान बिल्कुल दर्जा होता है इनका, किसका? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, जो कि राजीव कुमार हैं। इतनी चीजें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन में। 96 क्वेश्चन है, 9 मई 2022 को बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिल्कुल मुंबई जो है महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है, 15 मई 2022 को किस देश के दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया? निधन से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो बहुत मेन लोग होते हैं उनके निधन से भी क्वेश्चन बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका? ऑस्ट्रेलिया। 3 इन्होंने दिग्गज खिलाड़ी अपने खो दिए हैं। बात करें तो अभी हाल फिलहाल में ही एक साइमंड्स हैं, उससे पहले शेन वॉर्न को खो दिया था, और उससे पहले रोड मार्श करके एक नाम आता है, उनका निधन हुआ था, लगभग वही मार्च महीने में हुआ था। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो एंड्रयू साइमंड्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित क्रिकेटर हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 98 क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बिप्लब कुमार देव जो है वो बने हैं, है ना। बिप्लब कुमार देव जो है वो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। किसके जगह पर? SN आर्य ने अपना त्यागपत्र सौंपा था और उन्हीं के स्थान पर। नहीं, उनके स्थान पर नहीं बने। आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो विप्लव कुमार देव बने हैं केवल। क्वेश्चन नंबर 99 है कि 16 से 19 मई 2022 तक संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इस्लामाबाद, बीजिंग, नई दिल्ली या फिर ढाका? बताइए। बिल्कुल नई दिल्ली में जो है इसकी बैठक हुई है। आतंकवाद से जुड़े जो भी अंतर्राष्ट्रीय अपराध हैं उनसे संबंधित जो मामले हैं उसमें सुरक्षा करना, देशों के लिए सुरक्षा को सुनिश्चित करना, इस तरीके का ये काम करता है। और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का कि 13 मई 2022 को किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सरोज चौधरी, सुरेश वर्मा, विनीत जोशी या फिर निधि छब्बर? निधि छब्बर जो है इन्हें चुना गया है, नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि CBSE का अध्यक्ष निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये सभी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ आपसे मिलेंगे। जो भी अगला मॉक टेस्ट होगा उसके साथ आपसे मुलाकात होगी अगले 100 प्रश्नों के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे जो भी होंगे नए वो लोग चैनल से सब्सक्राइब करके जो है वो जुड़ भी जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।